दोस्तों स्वागत है यूपी पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में। तो जीएस 1 का हम लोग देख रहे थे। अभी जीएस 2 जीएस 3 जीएस 4 जीएस 5 जीएस 6 तक सबका आएगा। तो जीएस 1 का जो है इसमें हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हम कला और संस्कृति देख रहे थे। ठीक है। तो प्राचीन भारत से लेके और आधुनिक भारत तक में जो जो डेवलपमेंट हुए थे उसको देखना है। ठीक है। तो इसके अलावा जो है तो शुरुआत में जब यूपीएससी का भी जब अगर आप आंसर लिखते हैं तो शुरुआत में जो पहले क्वेश्चन आए थे वो इसी तरीके से छोटे छोटे आते थे। अब जाके थोड़ा लेंदी बनाने लगे हैं। तो आप अगर बिगनर हैं, शुरुआत करें, तो आप इस तरह से लेखन से शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले कि अगर कोई भी टॉपिक अगर आंसर उसका लिख रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, तभी आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज लेके बैठे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है। तो किसी के आंसर से भी आप उसके उसके उस टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। एक 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 जो है जो आपका एक नोट्स यही है, समझ लीजिए। तो गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए, ये क्वेश्चन है। तो गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विकास हुआ होगा वही तो इसमें आंसर में लिखा जाएगा। एक तरह का शॉर्ट नोट्स ही आपका वो बन जाता है। ठीक है। तो देखते हैं। तो गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालिए, यूपी पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है। तो जो भी आप प्राचीन के बारे में उसमें गुप्त काल के बारे में पढ़े तो उसमें पढ़े ही होंगे कि गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग या स्वर्ण काल कहलाता है। कला, साहित्य, विज्ञान जैसे सभी क्षेत्रों में विकास हुआ और विज्ञान प्रौद्योगिकी में हुए विकास में गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और खगोल के क्षेत्र में जो प्रमुखता रही इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका इंट्रोडक्शन टाइप में लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख वैज्ञानिक कौन कौन थे। तो देखिए, जैसे आज छोटा छोटा चीज़, हर चीज़ डेवलप हो जा रहा है, तो हम लोग बता देते हैं कि मिसाइल बन गई, ये बन गई, वो बन गई, तो हम लोग वैज्ञानिक के नाम ही नहीं जान पाते हैं कि इसको बनाया कौन है। ठीक है। बस हम जानते हैं इसरो बना दिया है, डीआरडीओ बना दिया है। मगर जो पहले था, तो पहले हम लोग को लिखित साक्ष्यों से पता चलता है कि कौन क्या बनाया था। तो कोई देखा नहीं था, बस जो किताबों में जो लिखा गया उससे हमको समझते थे। तो हमको वैज्ञानिक के बारे में उसमें पढ़ना पड़ता था। तो सबसे पहले जानकारी मिलती है आर्यभट्ट की, फिर उसके बाद बराहमिहिर की मिलती है, फिर ब्रह्मगुप्त की मिलती है, फिर नागार्जुन है, और कुछ तो ऐसे हैं जिनके बारे में पता भी नहीं, मगर चीज़ें उस समय थी। ठीक है। तो इन चारों के बारे में डिटेल में हम लोग देख लेंगे। इन्हीं लोगों ने जो भी साइंस और विज्ञान में डेवलप किया था, साइंस और प्रौद्योगिकी में, तो यही लोग थे। ठीक है। तो आर्यभट्ट ने क्या किया, तो गणित को अलग विषय के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। तो अन्य सब सब्जेक्टों में सब मिक्स था कि में, तब गणित को इन्होंने एक ऐसा ऐसा चीज़ दिया कि गणित एक अलग विषय ही बन गया। ठीक है। इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, यह आर्यभट्ट ने ही बताया, और अपनी पुस्तक जो है आर्याष्ट शतक में ये बात बताई थी इन्होंने। अगला पॉइंट है कि आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे दुनिया में जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है गोल है। और ग्रहणों की वैज्ञानिक व्याख्या भी, जो ग्रहण लगते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगते हैं, उसकी भी वैज्ञानिक व्याख्या इन्होंने की थी। इसके अलावा इन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति की खोज की, मान लीजिए, और दुनिया को उससे अवगत कराया कि शून्य और दशमलव भी होता है गणित में। ठीक है। तो ये आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं और गणित शास्त्री भी कह सकते हैं। तो पहले के जो लोग थे वो किसी एक चीज़ में पारंगत नहीं होते थे, वो कुछ ना कुछ थोड़े हर चीज़ों में घुसे रहते थे। जैसे न्यूटन के बारे में हो गया, चाहे आर्यभट्ट के बारे में देखिए, गणित को बताया और खगोल को भी बताया। ठीक है। फिर तो दो चीज़ों में थे। अगला है बराहमिहिर। तो बराहमिहिर भी बहुत ये भी जो बहुत बड़े ज्योतिष शास्त्री थे। तो इन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय किया। ठीक है। इनकी एक पुस्तक है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की। इनकी इस पुस्तक की रचना की जिसे विज्ञान और कला का विश्वकोश कहा जाता है। ठीक है। तो बिहार में ही जो है मुख्यतः ज्योतिष शास्त्री थे। इनकी बुक भी है। अगर बुक का नाम अगर आपको याद हो तो आप लिख देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मगर मुझे याद नहीं था तो मैं नहीं लिख पाया। ठीक है। तो इन्होंने यूनानी एवं भारतीय ज्योतिष का समन्वय किया। तो जब इतना लिखेंगे तो लगेगा हाँ बच्चे को पता है, किताब के बारे में नहीं पता, तो एक आध दो नंबर जो कटता है वो इन्हीं चीज़ों का कटता है जो नहीं पता होता है। ठीक है। इनकी एक प्रमुख पुस्तक, तो इस पुस्तक के बारे में हम नहीं जानते हैं क्या है वो, मगर ये जानते हैं कि इन्होंने विज्ञान और कला पर विश्वकोश लिखा था। तो विज्ञान और कला का विश्वकोश जो है, विज्ञान और कला का विश्वकोश कहा गया, इन्होंने पुस्तक रचना की थी। इन्होंने
यहाँ पे इन्होंने रहेगा, ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ रहा है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की जिसे विज्ञान और कला का विश्वकोश कहा गया। अगला है ब्रह्मगुप्त थे। तो गुप्तकालीन गणितज्ञ थे ये, जिन्हें गुरुत्व सिद्धांत का जनक भी माना जाता है। और ब्रह्मगुप्त जो थे, ब्रह्मा स्फुट सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसी में इन्होंने बताया था कि जिसमें इन्होंने बताया था कि पृथ्वी आकर्षण सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी का आकर्षण सिद्धांत क्या है, ठीक है। और बताया था कि पृथ्वी जो है का स्वभाव है सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचना। जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है कि ऊपर फेंकते हुए कोई वस्तु गिरती है तो वो नीचे आती है, तो वैसे इन्होंने बताया था कि जो पृथ्वी है वो सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचती है। तो इन्होंने ही बताया था, याद रखिएगा। उस समय बताया था, बाद में न्यूटन ने बताया, इसी को बताया कि ये मतलब गुरुत्व के कारण जो है एक पृथ्वी कोई भी सामान जो ऊपर फेंकते हैं या ऊपर से गिरती है तो नीचे ही आती है। उससे पहले ब्रह्मगुप्त ने पहले इसकी व्याख्या कर दी थी कि पृथ्वी का स्वभाव है सभी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचना। एक तरह के गुरुत्वाकर्षण के बारे में ही बात कर रहे थे मोटा मोटी देखें तो। अगला है नागार्जुन के बारे में। तो नागार्जुन जो है रसायन शास्त्री थे, रसायन शास्त्री, धातु विज्ञान वेत्ता थे, और ये एक बौद्ध आचार्य भी थे। इन्होंने खनिज धातुओं से रोग प्रतिरोधक, इन्होंने ही बताया था कि खनिज धातुओं में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और रोगों का निदान करने के लिए धातु का भी इन्होंने कहा कि यूज आगे हो सकता है। तो जैसे आज होता है कोबाल्ट का होता है, और कोबाल्ट है, और भी कई हैं जिनका जो है रेडिएशन में यूज होता है, आयोडीन का यूज होता है। तो इन्होंने ये सब चीज़ें बताया था। अगला है कि आयुर्वेद भी विकसित हुआ था इस समय पे। तो आयुर्वेद में भी विकास हुआ था। तो जैसे बाघ भट्ट थे, इसमें बाघ भट्ट धन्वंतरी जो है इसी काल से संबंधित थे, वो लोग भी वैद्य थे, ठीक है। तो अनेक आयुर्वेद ग्रंथ के साक्ष्य भी इसमें मिले हैं, जिसमें बालक रोग और निदान के बारे में बताया गया है ग्रंथों में। पशु चिकित्सा के बारे में, इसमें पशु चिकित्सा के बारे में बताया गया है जो ग्रंथ मिले हैं, ठीक है। तो अब इतना टोटल हम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद में हम कंक्लूजन इसे लिखेंगे कि वस्तुतः गुप्त काल को स्वर्ण युग की उपमा दी जाती है, क्योंकि इस काल की राजाओं एवं सामाजिक स्थिरता के कारण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, ठीक है। तो इसी वजह से तो बस यही पूछा था हमको कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश डालना था, तो प्रकाश हमने डाल दिया है कि 4-5 वैज्ञानिक का नाम लिख दिया है, उन्होंने क्या क्या मोटा मोटी किया था वो बता दिया है। तो एक डिसेंट सा आंसर हमने लिख दिया है। आप भी इस तरीके से प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो कोई रूल नहीं है कि किस तरह से लिखना है, सीधे बात यह है कि पॉइंट में आपको बता देना है। कितना आसानी से देखिए बता पाते हैं कि सामने वाला एग्जामिनर समझ जाए कि आपको आता है। आप डायग्राम के माध्यम से समझा सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग के माध्यम से समझा सकते हैं, किसी तरीके से आपको बस समझाना है सामने वाले को कि ये बात है। डायग्राम में एक चीज़ ये होता है, जैसे अभी आप यहाँ पे इस तरह से फ्लो डायग्राम बना देते, कहते कि कौन कौन है, तो यहाँ से लिख देते आर्यभट्ट लिख देते, यहाँ पर लिख देते आप बराहमिहिर लिख देते, यहाँ पे ब्रह्मगुप्त, यहाँ पे नागार्जुन। तो ये देखिए दूर से दिख रहा है कि हाँ ये तो बना है, तो आखिर है क्या ये। तो आप इसको पढ़ने में आपकी लालसा अंदर से जगह कि नहीं पढ़ लेते हैं क्या ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसी बात को अगर डायग्राम में हम लिखते तो एक अलग से उत्सुकता रहती कि हाँ ये बना है लड़का, तो क्या क्या लिखा है उसमें। जब इसको अगर पढ़ते तो आसानी से इसमें दिमाग चला जाता है, आपका निगाहें चली जाती हैं डायग्राम पे, तो आदमी पढ़ लेता है तो समझ में आ जाता है कि नीचे अगर क्या लिखा होगा। तो इस वजह से कहते हैं लोग कि फ्लो डायग्राम बनाए, तो फ्लो डायग्राम भी इसको बना सकते हैं, इसको इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। या पाँच है तो पंचभुज बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, पंचभुज ऐसे। तो एक यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ लिख दीजिए कि यहाँ लिख दीजिए कि इसको लिख दीजिए, फिर इसी की व्याख्या नीचे कर दीजिए, तो ये सब बात हो जाती है। तो छोटा छोटा ठीक से बताता रहूँगा आपको किस तरह से बनेगा। तो जब जाग्राफी आएगा तो वहाँ पे मैपिंग बनाना पड़ता है, तो उसको अलग से बनाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी में, तब तक के लिए धन्यवाद।